नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। एक आर्टिकल है ओकस से संबंधित, जिसे हम कल इंडियन एक्सप्रेस में जो सी राजा मोहन का आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना, उसके साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। मतलब कॉम्प्रीहेंसिव ढंग से ये ओकस वाला इशू डिस्कस करेंगे। 2021 के लास्ट में ये ग्रुप बना था, अभी फिर से क्यों सुर्खियों में आया है, पूरा बैकग्राउंड क्या मायने हैं इस ग्रुप के, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज लैंडफिल्स से संबंधित। कोची शहर है ना केरला का, वहां पे लैंडफिल यानी कूड़े का जो पहाड़ था उसमें आग लग गई। पूरे कोची शहर में धुआं धुआं हो गया है। 13 दिन हो गए, अभी तक आग को नहीं बुझाया जा सका है। फिर सबसे लास्ट में एथिक्स का एक टॉपिक हम निपटाएंगे। देखो हिंदू के आर्टिकल्स क्या है, जैसे ये आर्टिकल है चाइना का। चाइना की डिप्लोमेट ने आर्टिकल लिखा है, इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। पहले तो ये डिप्लोमेट चाइना की अच्छाई करती हैं, मतलब चाइना की तारीफ करती हैं, हम ऐसे ग्रोथ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाद में बोलते हैं कि इंडिया और चाइना को मिलकर डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए। हमसे अगर इंडिया माल इंपोर्ट करेगा, मटेरियल वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने के लिए, सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने के लिए। हमने इंडिया के लिए अपनी मार्केट ओपन की है, इंडिया को भी अपनी मार्केट हमारे लिए ओपन करनी चाहिए। ये सब जो बेसिक बातें नहीं होती, जो बिल्कुल आइडियल बातें हैं, जिनको मतलब सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया गया है। अदरवाइज तो आपको भी पता है एलएसी पर चाइना कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे आर्टिकल है राजभवन वर्सेस प्रगति भवन। राजभवन मतलब गवर्नर ऑफिस, प्रगति भवन मतलब सीएम ऑफिस। तेलंगाना की बात की जा रही है। तेलंगाना असेंबली ने बिल सेंड किए, पास करके गवर्नर ऑफिस के पास में, उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया, बिल को रोके रखा। इस बात को लेकर विवाद है, हर बार ये इशू सुर्खियों में आता है, हर एक स्टेट की कहानी है। और कई बार हम ये गवर्नर का रोल वो सब डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजन देखो, आपको पता है स्टेट असेंबली के द्वारा जो भी बिल भेजा जाता है ना गवर्नर के पास में, या तो एक्सेप्ट करना होता है, साइन करना होता है, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होता है। रिकंसिडरेशन जब कर लिया जाता है एक बार हाउस के द्वारा और फिर से उस बिल को सेंड कर दिया जाता है, तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर साइन करना ही होता है। लेकिन लूप होल का फायदा उठाया जाता है गवर्नर के द्वारा। लूप होल ये है कि टाइमलाइन नहीं रखी गई है कि कितने समय के अंदर बिल को साइन करना है या फिर वापस भेजना है। इसी लूप होल का फायदा गवर्नर उठाते हैं और कई समय तक अपने पास बिल को रखे रहते हैं। तो यही विवाद सामने आया तेलंगाना में, और तेलंगाना की सरकार का आरोप है कि गवर्नर तो लोगों की ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सेंड कर रहे हैं। ये गलत है। मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना सरकार का काम है, ना कि गवर्नर का। ये एग्जीक्यूटिव का काम है। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर ही हैं, बट वो सिर्फ नॉमिनल हैं, असली पावर तो सीएम के पास होती है ना। तो मतलब घिसे पिटे आर्टिकल्स हैं, इसलिए हम अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठाएंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी का कोट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, हम अननेसेसरली मतलब बिना आवश्यकता के अपने बहुत सारे प्रीशियस जो रिसोर्स हैं वो वार्स में वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमें युद्ध करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट, पॉवर्टी के अगेंस्ट, बैकवर्डनेस के अगेंस्ट। कोट देखो सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूनिक कोट है, सिंपल है, लेकिन अलग अलग जगहों पर आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना हो, डिजीज के बारे में लिखना हो, पॉवर्टी के बारे में लिखना हो, बैकवर्डनेस के बारे में लिखना हो, अलग अलग जगहों पर आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ओकस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स की बात पहले करते हैं। आपको पता है चाइना पिछले काफ़ी सालों में बहुत पावरफुल हो गया है और यूएसए को चैलेंज कर रहा है। खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यूएस ना चाइना को कंटेन करना चाहता है। मतलब यूएस नहीं चाहता कि चाइना पावरफुल हो, चाइना का इन्फ्लुएंस अलग अलग रीजन्स में इंक्रीज हो। इसके लिए यूएस दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्रुप भी बना रहा है। जैसे क्वाड के बारे में आप जानते हो, क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस और जापान। चारों देशों को ना चाइना से खतरा है। चारों देश ये समझते हैं चाइना को जो राइज है, चाइना जो पावरफुल हुआ है, ये पीसफुल नहीं है। चाइना हमें फ्यूचर में तंग कर सकता है, इसलिए ये 4 देश एक साथ आए। बट देखो सिर्फ ये एकमात्र ग्रुप नहीं है जो चाइना के अगेंस्ट बना है, और भी ग्रुप्स बने हैं।
एक एग्जाम्पल है ओकस। ओकस में 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। ओकस की जो घोषणा हुई थी ना, वो 2021 के लास्ट में हुई थी। ओकस जो ग्रुप बना है, मकसद सेम है। जो मकसद क्वाड का है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, एक साथ आई हैं चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, यही मकसद ओकस का भी है। अब आप बोलोगे सर क्वाड में यूएस और ऑस्ट्रेलिया तो है ही, तो यूके को ही क्वाड में शामिल कर लेते, अलग से ग्रुप क्यों बनाया? देखो ओकस में ना कुछ ऐसी अरेंजमेंट है जो क्वाड में नहीं की जा सकती थी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ओकस में यह डिसाइड किया गया है कि यूएस और यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी जाएगी यूएस और यूके के द्वारा मिलके ऑस्ट्रेलिया को। यहां पर बड़ी बात देखो ये है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अभी बहुत कम देशों के पास में है, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो यूएस यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को देंगे, इसको लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हैं रशिया और चाइना में। उनका ये कहना है कि यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हैं, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो साइन हुई थी 1968 में, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 5 देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, बाकियों के पास नहीं हो सकते, जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं। बट इसके जवाब में यूके का ये कहना है, देखो आप ध्यान से समझिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम ऑस्ट्रेलिया को ऐसी सबमरीन दे रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलेगी, लेकिन ऐसी सबमरीन नहीं दे रहे हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय होंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन दे रहे हैं, ना कि ऐसी सबमरीन दे रहे हैं जिसपे न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय होंगे और जब चाहे उस सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है। नहीं, सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, बस वो सबमरीन चलेगी न्यूक्लियर पावर से। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो ये है, आपको सबमरीन के बारे में तो पता है, सबमरीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। कोई भी देश है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, इंडिया का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, जैसे चाइना है, ऑस्ट्रेलिया के पास सबमरीन आ गई। अब चाइना के कोस्ट के आसपास माइन बिछाई जा सकती है सबमरीन के द्वारा। सबमरीन कई दिनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, पता नहीं लगता। सरफेस पे जो शिप्स चलते हैं उनको डुबोया जा सकता है सबमरीन के द्वारा। अब सबमरीन देखो, या तो डीजल से चलेंगी, फ्यूल तो चाहिए ना एक तरफ डीजल से चलने वाली सबमरीन है, अब अनलिमिटेड डीजल तो आप ला नहीं सकते सबमरीन में, जल्दी ही फ्यूल खत्म हो जाएगा और सबमरीन को पानी के ऊपर आना पड़ेगा अपनी रीसप्लाईज के लिए। लेकिन देखो, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं ना, जो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, वो तो देखो अनलिमिटेड टाइम तक, मतलब कई सालों तक, अनलिमिटेड टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कई कई साल तक पानी के नीचे रह सकती हैं। अगर फूड सप्लाईज इनफ है, अगर फूड है ना खाने के लिए, तो कई कई सालों तक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पानी के नीचे रह सकती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आवाज कम करती हैं, तेज भाग सकती हैं। तो ये फायदे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के। ये जो वर्ड्स हैं ना, आप अक्सर देखते रहते हो, SSN, SSBN, SSK, SSB। जल्दी से आपको एक बार बता देता हूं आधे मिनट में। SSK मतलब कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन, SSB मतलब कन्वेंशनली पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसके बाद SSN मतलब न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, SSBN न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। बस वर्ड्स देखने थे एक बार। अब थोड़ा डिटेल से ओकस के बारे में जानते हैं। देखो, ओकस की डिक्लेरेशन हुई थी 2021 के लास्ट में। एक्चुअली ना ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से सबमरीन लेनी थी, तो एकदम से ओकस की घोषणा हुई और यह भी डिसाइड हुआ कि यूएस यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे। तो उस समय फ्रांस नाराज भी हो गया था कि बात हमसे चल रही थी, लेकिन यूएस ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया और डिक्लेयर कर दिया कि हम बेचेंगे ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन, तो हमसे बिजनेस छीनने वाली बात है। तब से लेके अभी तक ओकस के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। अभी फिर से सुर्खियों में इसलिए आया है कि इस हफ्ते तीनों देशों के प्रीमियर्स, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, तीनों देशों के जो प्रीमियर्स हैं ना,
इन्होंने मुलाकात की यूएस के लोमा पोर्ट में, और ओकस कैसे कैसे फेजेस में आगे बढ़ेगा उसके बारे में बताया गया। जैसे देखो, पहला फेज जो है ओकस ग्रुप का वो स्टार्ट हो चुका है। इस साल के शुरुआत में होगा क्या सबसे पहले फेज में, मतलब कैसे ये ग्रुप आगे काम करना स्टार्ट करेगा। पहले फेज में देखो यूएस और यूके की जो नेवीज है ना, इन दोनों देशों की नेवीज में ऑस्ट्रेलिया के पर्सनल, ऑस्ट्रेलिया के जो नेवी के लोग हैं वो शामिल होंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया की नेवी के लोग इन दो देशों की नेवीज में शामिल होंगे तो सीखेंगे साथ में काम करके। जैसे एक यूपीएससी का एस्पायरेंट दूसरे एस्पायरेंट की संगति में रहता है तो सीखता है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन नेवी के लोग यूएस यूके की नेवी में रहेंगे तो सीखेंगे। इसके बाद यूएस और यूके की नेवी के जो शिप्स वगैरह हैं, सबमरीन हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में आने स्टार्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया की नेवी को ट्रेन करना स्टार्ट किया जाएगा यूएस और यूके की नेवी के द्वारा। ये पहला फेज होगा। सेकेंड फेज में यूएस और यूके की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है ना, वो बारी बारी से ऑस्ट्रेलिया में जाके आएंगी, और यूएस ऑस्ट्रेलिया को 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन बेचेगा। ये सब होगा दूसरे फेज में। तीसरे फेज में क्या होगा? तीसरे फेज में तीनों के द्वारा मिलकर एक नई सबमरीन डेवलप की जाएगी जिसका नाम होगा SSN ओकस। तीनों देश ये नई सबमरीन बनाएंगे, बाद में इसको यूज करेंगे। समझ गए? तो ये 3 फेसेस में ग्रुप काम करना स्टार्ट करेगा। बहुत ज्यादा बिल्कुल माइक्रो डिटेल्स में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया के टैक्स पेयर्स का ना काफी खर्चा आएगा इस प्रोजेक्ट में, $250 बिलियन के आसपास, और 3 देशों का मिला के खर्चा आएगा $368 बिलियन। और जैसा कि देखो होना भी चाहिए, चाइना और रशिया काफी इनसिक्योर हैं इस ग्रुप से। इनका यह कहना है कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हो ऐसे देश को जिसने एनपीटी साइन किया है, ये एनपीटी का वायलेशन है। तो यूएसए का वही स्टैंड है कि हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दे रहे हैं। अभी देखो 3 देशों के प्रीमियर्स मिले ना, तो इस मुलाकात में यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने तो साफ बोल दिया कि देखो आज के समय में वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है ना, वो ये हैं रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक करना, चाइना की असर्टिवनेस बढ़ रही है, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये डिस्टेबलाइज करने वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं। एक चीज देखो ये बोली जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास में अब ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी, जिसे चाइना बार बार बोलता है कि हम ताइवान पे कब्जा कर लेंगे, तो कल को चाइना ऐसी कोई कोशिश करता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से सबमरीन जो है तुरंत जा सकती है ताइवान की हेल्प के लिए। ये रास्ता मैंने बिल्कुल घुमा के बता दिया, सिंपली रास्ता कोई होगा जहां से भी जाएगी सबमरीन, तो ताइवान की सुरक्षा के लिए सबमरीन जा सकती है। यूएस ने जैसे कि भरोसा दिलाया है कि ताइवान की सुरक्षा हम करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया एलाई कंट्री है यूएसए का, तो ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन सबसे नजदीक होगी, साउथ चाइना सी में तुरंत जा सकती है। देखो क्वाड जो ग्रुप है ना, वो ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है मिलिट्री और सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे, क्योंकि इंडिया के थोड़े कंसर्न्स हैं। इंडिया नहीं चाहता कि ऐसा लगे चाइना को कि हम चाइना के अगेंस्ट हमने एक मिलिट्री ग्रुप बना लिया है। तो इसलिए क्वाड जो है अभी एक फुल फ्लेज मिलिट्री ग्रुप के रूप में इमर्ज नहीं हुआ है। अब देखो ये जो ओकस ग्रुप बना है ना, इसको लेके सिर्फ चाइना और यूएसए के कंसर्न नहीं है, दूसरे देशों के भी कंसर्न है। जैसे कहीं ना कहीं वैसे तो ये ग्रुप इंडिया का इस ग्रुप के विचार इंडिया के विचारों से मिलते हैं, पर देखो कहीं ना कहीं इंडिया को भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आ गई, अब ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में भी आ सकती है, तो इंडियन ओशन में इतनी ज़्यादा सबमरीन्स का आना सही नहीं है पहले, क्योंकि इस पूरे इंडियन ओशन में सिर्फ इंडिया का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन अब बड़ी पावर्स भी अपनी सबमरीन्स भेजने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। इंडिया का ये कंसर्न है। दूसरा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इन देशों को ये लगता है कि यार हमारे पास तो है नहीं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ऑस्ट्रेलिया के पास आ गई, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, हमारे इस पूरे रीजन में अशांति आ सकती है, ये लगता है इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को। कुल मिला के देखो ये जो ओकस है ना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप कह सकते हो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हर एक देश को नहीं दी जाती। इवन जापान और इंडिया भी
नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस हमें देगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। यूएस ने भी ये बोला कि वन ऑफ द रेयर पैक्ट है जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे, हर एक को नहीं देंगे। तो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आगे देखो इस प्रकार के ग्रुप, इस प्रकार की राइवलरी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ओकस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लैंडफिल्स में आग लगने की घटनाओं से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो केरला के कोच्चि में ना 3 मार्च को वहां पे एक लैंडफिल है, यानी कूड़े का पूरा बहुत बड़ा ढेर है, वहां पे आग लग गई। और ना अभी कितने दिन हो चुके हैं? 13 दिन हो चुके हैं, आज 16 मार्च है। अभी तक वो आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। आसपास के एक बहुत बड़े एरिया में, मतलब कोच्चि शहर के एक बड़े एरिया में पूरा धुआं धुआं हो गया है इस कूड़े के ढेर में आग लगने की वजह से। ढेर नहीं कहेंगे इसको, पहाड़ बोलेंगे, कूड़े का पहाड़। दिल्ली और दूसरी जगहों पर भी कूड़े के पहाड़ में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, खास करके समर सीजन में। तो इससे संबंधित एक बढ़िया आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो एक बार वो रिवाइज करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं फ्यूचर में लैंडफिल साइट्स पर आग ना लगे तो क्या किया जा सकता है, आग लगने के क्या नुकसान होते हैं, आग बुझाना क्यों मुश्किल है, वो सारे एस्पेक्ट्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे देखो यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की हैं कैसे लैंडफिल्स को क्रिएट किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए। इंडिया में जो लैंडफिल्स है ना वो न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत मैनेज होते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी पूछे प्री में कि लैंडफिल्स कौन से रूल्स के तहत मैनेज होते हैं, तो न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। लेकिन देखो बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे भालसवा, ये लैंडफिल वाली साइट ही आप मान लीजिए, ये ना इन रूल्स को मानती नहीं है। मतलब जो भी बॉडीज इन लैंडफिल्स को मैनेज करती हैं ना, वो प्रॉपर रूल्स के तहत नहीं करती हैं। जैसे ये जो न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है ना, इनके अनुसार कोई भी लैंडफिल साइट जो है ना वो रिवर से 100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती, किसी तालाब के 200 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती, दूरी होना होगा। उसी प्रकार से हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर कम से कम लैंडफिल साइट होनी चाहिए। इवन हैबिटेशन, पब्लिक पार्क, वाटर सप्लाई वेल्स, इनसे भी कम से कम 500 मीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए। और एयरपोर्ट, एयरबेस से कम 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो भालसवा लैंडफिल साइट है ना, जिस पर हाल ही में आग लगी, ये तो बिल्कुल भालसवा लेक के नजदीक है, किनारे पर ही है, आप यूं मान लीजिए। ये देखिए रिसेंट में कौन सी लैंडफिल में फायर की घटनाएं घटी हैं। गाजीपुर लैंडफिल फायर लगी 28 मार्च को, 50 घंटे के बाद आग बुझाई जा सकी। फालसवा की तो हमने बात की ही, 26 अप्रैल को आग लगी थी, अभी तक पूरी तरह से नहीं बुझाई जा सकी है। चेन्नई में जो पेरुनगुड़ी डंप यार्ड फायर है ना, ये भी लगी थी 27 अप्रैल दोपहर को। इसके बाद दादू माजरा लैंडफिल फायर, ये चंडीगढ़ में है, ये 15 अप्रैल को लगी थी। अब इसके बाद बात करते हैं क्यों बार बार लैंडफिल साइट्स में फायर लगती हैं। एक तो देखो कूड़ा जब एक जगह पे डाला जाता रहेगा, कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, तो ना यहां से मीथेन एमिट होने लगती है। तो मीथेन आपको पता है ज्वलनशील गैस है, हाईली फ्लेमेबल है, आग जल्दी से लग जाती है। तो मीथेन रिलीज होती है। जो कूड़ा चुगने वाले होते हैं ना, कई बार वो वहां पे बैठ के बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं, तो बीड़ी सिगरेट जल्दी छोड़ देते हैं, तो आग बहुत जल्दी फैल जाती है। इवन हीट वेव्स के कारण भी आग जल्दी लग जाती है। आजकल आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ये जो कूड़ा होता है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे फ्लेमेबल केमिकल्स रिलीज होते हैं। मतलब ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं आग बुझाने में। चलो मान लिया एक बार आग लग गई, ऐसा क्यों कि 26 अप्रैल को आग लगी और इवन 8-10 दिनों के बाद अभी भी आग लगी हुई है, बुझाना मुश्किल साबित हो रहा है। देखो ये जो साइट्स होती हैं ना, ये बहुत मैसिव साइट्स होती हैं। जैसे गाजीपुर कूड़े का पहाड़ है, बहुत बड़ा है, और आग एक जगह पे नहीं लगती, मल्टीपल पॉइंट्स पर लगती है। तो इतना बड़े स्केल पर कांस्टेंट वाटर की सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पाती, और कूड़े का जो ढेर है वो इतना सॉलिड नहीं है ना कि जो आग बुझाने वाले हमारे पर्सनल हैं वो उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाएं और आग बुझा सकें। डर लगता रहता है कहीं ये कूड़े का पहाड़ जो है वो ढह ना जाए।
ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं आग बुझाने में। अब बात करते हैं आग जब लग जाए इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो जब आग लगेगी इतना काला धुआं निकलेगा, बहुत सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़े स्केल पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। हेल्थ इम्पैक्ट, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आंखों में खारिश होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, गला भरा आता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ये जो चेन्नई की साइड थी ना पिरुनगुड़ी, यहाँ पर आग लगी, ये हाईवे के नज़दीक है, तो उस हाईवे पर तो व्हीकल्स चलने भी मुश्किल हो गए, इतना काला धुआं हो गया था। तो एक्सीडेंट की संभावना भी हो जाती है पुअर विजिबिलिटी के कारण। नेक्स्ट है स्कूल क्लोजर। अब देखो उस साइड के आसपास जो स्कूल हैं वो उनको भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बेचारे छोटे उस साइड के आसपास आएंगे, धुएं वाली हवा में सांस लेंगे, तो उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि आग बुझाना क्यों मुश्किल है। अब बात करते हैं कैसे इस समस्या को टैकल किया जा सकता है, क्यों लैंडफिल्स को अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। सबसे पहली चीज देखो, लैंडफिल्स के ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। हमारे देश में 48 रिकॉग्नाइज्ड लैंडफिल साइट्स हैं जिन्होंने 5000 एकड़ ऑफ लैंड को घेरा हुआ है, और इनसे 1 लाख करोड़ की कीमत की चीजें निकाली जा सकती हैं, जैसे मीथेन को कैप्चर करके उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना, वेस्ट को मैनेज करके उसमें से काम की चीजें निकालना। वेस्ट का हमेशा पोटेंशियल रहता है, ये तो आपको भी पता है। नेक्स्ट, ओवर कैपेसिटी ऑफ लैंडफिल्स। जो आज के समय में हमारे देश में लैंडफिल की साइट्स है ना, वो अपनी कैपेसिटी से बहुत बढ़ गई हैं। इवन जो दिल्ली की सबसे पुरानी गाजीपुर लैंडफिल साइट है ना, और मुंबई में एशिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड DNR, ये ना अभी भी वेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब बस बंद कर दो इनको, ये इनकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके यहां पे कूड़ा गिरा जाता है। नेक्स्ट, इनको इसलिए भी एड्रेस करना जरूरी है क्योंकि जो अनट्रीटेड वेस्ट है ना, इससे इन्वायरमेंट काफी पोल्यूट होता है, और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, कूड़े का ढेर, यहां से ना लीचेट निकलता है। लीचेट मतलब काले रंग का एक लिक्विड जो सोइल को कंटामिनेट करता है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। नेक्स्ट, डिजास्टर भी कभी हो जाते हैं, जैसे अभी इतनी बड़े स्केल पे आग लग गई क्योंकि मीथेन इमर्ज होती रहती है जिससे आग लग जाती है। और हेल्थ इंपैक्ट का तो हमने डिस्कस किया ही, सांस लेने में दिक्कत आती है स्मोक की वजह से। और ये जो कूड़े का ढेर होता है ना, यहाँ पे कई सारे जो बैक्टीरियाज या फिर मच्छर वगैरह है ना, वो पलते रहते हैं, जिससे मलेरिया डेंगू फैलने का भी खतरा रहता है। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कि ये इतनी सारी लैंडफिल साइट्स हमारे देश में क्यों इमर्ज हो रही है। सबसे पहली चीज देखो, प्लास्टिक की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब प्लास्टिक काफी ज्यादा यूज होने लगा है, तो कूड़े में प्लास्टिक आएगा, अब उसको फेंकना भी जरूरी है, कहीं ना कहीं तो उसको फेंका जाएगा ना, क्योंकि वेस्ट मैनेज करने की कैपेसिटी हमारे देश में इतनी है नहीं। कई बार करप्शन बहुत ज्यादा होता है, लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं MCD वगैरह के, वो रिश्वत ले लेते हैं, गार्बेज माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे देश में ना अभी सिर्फ 1604 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स हैं वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। इनफ नहीं है, वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है, वेस्ट को ट्रीट करने के लिए प्लांट्स कम हैं। तो क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो जो ऑफिशियल्स गार्बेज माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं ना, और कूड़े का ढेर को बढ़ने देते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि एक धारणा सेट हो कि अगर हम ड्यूटी में कोताही बरतेंगे तो कार्रवाई होगी। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स को ना लोकल बॉडीज को फंड देने चाहिए ताकि वो बड़े लैंडफिल्स को आसानी से मैनेज कर सकें। जब उनके पास फंड नहीं होता तो इसलिए वो कूड़े का पहाड़ को अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट, स्टेट्स को ना बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार एग्री हो गई है कि मुंबई में जो लैंडफिल साइट है ना, वहां पे कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे मीथेन को कैप्चर किया जा रहा है, वो सब चीजें हम भी सीखेंगे, ताकि दिल्ली में जो लैंडफिल साइट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। उसी प्रकार से मुंबई को कुछ सीखना पड़े तो वो दिल्ली से सीख ले। आपस में स्टेट गवर्नमेंट्स को ना एक दूसरे से सीखना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया को ना स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है जो पूरी की पूरी वेस्ट मैनेजमेंट चैन को मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। जब से घर से जो वेस्ट निकलता है और चैन में आखिर तक, जब तक वेस्ट मैनेज होता है, मतलब डिस्पोज होता है या फिर रिसाइकल होता है, तब तक बीच में जितने भी स्टेप है ना, सबको मैनेज करने के लिए हमारे देश में स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। सिर्फ रूल्स आने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, भालसवा जो लैंडफिल साइट है ना, लेक के बिल्कुल कोने पे है, जबकि होनी नहीं चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे लास्ट में सर्कुलर इकोनॉमी के आइडिया पर बल देने की आवश्यकता है। सर्कुलर इकोनॉमी में ना चीजों के रीयूज और रिसाइकलिंग पे फोकस होता है। अगर सर्कुलर इकोनॉमी चलन में आएगी ना, इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा ही नहीं, चीजों को फिर से रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लैंडफिल साइट्स पर फायर से संबंधित। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लैंडफिल से संबंधित। अब लास्ट में देखो एथिक्स का एक वैल्यू से संबंधित टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। वैल्यूज, एथिक्स, वैल्यूज के डिफरेंस, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस, वो सब चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वैल्यूज हैं क्या? देखो बिल्कुल आसान शब्दों में बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब देखो कोई इंडिविजुअल, राम सिंह ये बोलता है कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी ये मेरी वैल्यूज हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये है राम सिंह इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना, वैल्यूज आर प्रेफरेंसेस। वैल्यू मतलब एक ऐसी चीज जिसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपकी प्रेफरेंस है, उसके साथ आप आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो ऑनेस्टी आपकी वैल्यू है, तो फिर लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए बोलता है या फिर गलत तरीके से मार्क्स गेन करने के लिए बोलता है, तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए ऑनेस्टी एक वैल्यू है। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लोगे जो कि आपकी वैल्यू के अगेंस्ट हो, यानी आपकी प्रेफरेंस के अगेंस्ट हो, यानी आप जिस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो उसके अगेंस्ट हो। तो ये आपने आसान शब्दों में समझ लिया कि वैल्यूज हैं क्या। अब देखो पेपर में आपको लिखना हो तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। वैल्यूज इंप्लाई प्रेफरेंसेस। वैल्यूज आर बिलीव्स हेल्ड बाय पीपल दैट गाइड देम टुवर्ड्स डिजायरेबल बिहेवियर। जैसे देखो आपका ये मानना है कि हमेशा लाइफ में सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपकी ये मान्यता है। बिलीव्स मतलब मान्यता। तो उसके बाद आपकी मान्यता आपको गाइड करेगी डिजायरेबल बिहेवियर को अटेन करने में। जैसे लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आएगी आप सच ही बोलोगे, आप इस प्रकार से बिहेव करोगे लाइफ में कि आपकी हर कही हुई बात जो है वो आपके अनुसार सच हो। वैल्यूज के बारे में देखो ऐसा भी कहा जाता है कि ये किसी इंडिविजुअल की जिंदगी में लाइट हाउस की तरह होती हैं। जैसे देखो एक नेविगेटर मैप की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे जाना कहाँ है, उसी प्रकार से किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज उसे हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में, कि लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने हैं। किसी पर्सन की वैल्यूज हैं ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव, कंपैशन, तो फिर वो उसी प्रकार से बिहेव करेगा, उसी प्रकार से डिसीजंस लेगा। यानी वैल्यूज बिहेवियर को गाइड करती हैं। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। एथिक्स भी तो बिहेवियर को गाइड करते हैं ना, और हम बात कर रहे हैं वैल्यूज भी बिहेवियर को गाइड करती हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो है। पहले आप मुझे ये बताइए एथिक्स की डेफिनेशन क्या है। एथिक्स की सिंपल डेफिनेशन ये है, मोरल स्टैंडर्ड्स जिनको सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और उसके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि ह्यूमन एक्शन राइट है या फिर रोंग है। जबकि वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यूज मतलब प्रेफरेंसेस। वैल्यूज हमें ये बताती हैं, किसी इंडिविजुअल की वैल्यू हमें ये बताती है कि उस इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस तो देखो यही है, जहां एथिक्स एक तरफ जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स जिनको सोसाइटी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया है, जबकि वैल्यू दूसरी तरफ ये बताती है किसी इंडिविजुअल के लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो कहने का एसेंस क्या निकला? कहने का एसेंस ये निकला, वैल्यू होती है इंडिविजुअल लेवल पे, जबकि एथिक्स होते हैं बड़े लेवल पे, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर सोसाइटल लेवल पे। दूसरा डिफरेंस,
एथिक्स जहां देखो एक तरफ मोरालिटी से संबंधित क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे एथिक्स मतलब क्या, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कौन सा ह्यूमन एक्शन गलत है या फिर सही है। सही गलत की बात हम करते हैं ना एथिक्स में, लेकिन क्या वैल्यूज में हम सही गलत की बात करते हैं? नहीं करते। अब किसी के लिए पैसा कमाना भी तो एक वैल्यू हो सकती है ना, किसी भी कीमत पर। वो पैसा कमाने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम वैल्यू की बात करते हैं, हम सही गलत की बात नहीं करते हैं। वैल्यूज हमें सिर्फ ये बताती है कि उस पर्सन के लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रेफरेंस क्या है। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। जो एथिक्स होते हैं सोसाइटी में सबके लिए कॉमन होते हैं, क्योंकि एथिक्स आर जनरली एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स इन ए सोसाइटी, तो ये तो सबके लिए कॉमन होंगे ना। लेकिन वैल्यूज सबके लिए कॉमन नहीं होती। वैल्यूज वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। किसी चीज के लिए जस्टिस वैल्यूएबल हो सकता है, कंपैशन वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे, उसके लिए ऑनेस्टी, जस्टिस, इन सब चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट डिफरेंस, एथिक्स देखो प्रोफेशनल सेटअप में भी आती हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया मीडिया एथिक्स, मेडिकल एथिक्स। लेकिन वैल्यूज जो होती हैं वो पर्सन के पर्सनल एस्पेक्ट से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, ये तीसरे पॉइंट से मिलता जुलता है। देखो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। मान लीजिए OnlyIS का ऑफिस है, तो OnlyIS में जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए कॉमन होंगे ना। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। OnlyIS ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स कुछ अलग हो सकते हैं, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एथिक्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स सबके लिए सेम होंगे। लेकिन जैसा आपको पता है, क्योंकि हमने अभी तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हम वैल्यूज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। वैल्यूज़ को कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। किसी इंडिविजुअल के लिए वैल्यू कुछ हो सकती है, दूसरे इंडिविजुअल के लिए वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। तो काइंड ऑफ वैसे 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन आपस में मिलते जुलते पॉइंट हैं। मतलब 1-2 पॉइंट तो ऐसे हैं कि सेम बात को घुमा फिरा के फिर से लिख दिया गया है। तो ये हमने एथिक्स और वैल्यू के बीच में डिफरेंस समझा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, वैल्यूज़ लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़ को सेट करती हैं। जैसे आपकी प्रायोरिटी है माता पिता को खुश रखना, पेरेंट्स को खुश रखना, तो आपके जो एक्शंस होंगे वो इसी तरफ केंद्रित होंगे। आप ऐसी चीज़ें करोगे जैसे आपके माता पिता खुश रहें। तो आपकी प्रायोरिटीज़ सेट करती हैं वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट, वैल्यूज़ हमें बताती हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम एग्जांपल जो हमने पहले डिस्कस किया। मान लीजिए आपको मौका मिलता है गलत तरीके से पैसा कमाने का, लेकिन आपकी वैल्यू है ऑनेस्टी, ट्रूथ, तो फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे, आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाओगे, बेशक आपको पैसों की जरूरत हो। तो वैल्यूज़ आपको बताती हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। वैल्यूज़ आपको डिसीजन लेने में सहायता करती हैं। कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो, डायलेमा आए, तो फिर आपको आपकी वैल्यूज़ पता हैं, प्रेफरेंसेस पता हैं, तो उस समय आप आसानी से उन प्रेफरेंसेस के बेस पर डिसीजन ले सकते हो। वैल्यू से हमें यह पता लगता है कि कोई इंडिविजुअल कैसा है। मान लीजिए ए इंडिविजुअल है, वो इन वैल्यूज़ पे फोकस रखता है, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी, फोर्टिट्यूड, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कुछ वैल्यूज़ के बारे में, इंटीग्रिटी। तो हमें पता लग जाएगा कि ये ए इंडिविजुअल जो है वो किस तरह का बंदा है। और मान लीजिए कमिटमेंट, वो वाले लोग होते हैं ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो हमें पता लग जाता है कि ये बंदा किस तरह का है, क्या इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि उस बंदे के लिए कमिटमेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर हमें किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ के बारे में पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो किस तरह का इंडिविजुअल है। सबसे लास्ट में, वैल्यूज़ हेल्प अस टू एडजस्ट इन एटमॉस्फेयर। देखो, आप किसी जगह पर जाते हो, आप देखते हो दूसरे लोग कैसे हैं,
मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हो, या फिर शादी छोड़िए, आप किसी क्लासरूम में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो कुछ दिनों तक तो आप देखते हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ में, उनसे मिलते जुलते लोग कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से मिलती जुलती हैं। तो फिर अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप उनके साथ दोस्ती करते हो, उसी प्रकार से आप उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। समझ गए? कहीं पर भी आप जाते हो तो आप उन लोगों के साथ में घुल मिल जाते हो आसानी से जिनकी वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से मिलती जुलती हैं। अब आपको सच बोलना पसंद है, अब आप ऐसे लोगों से तो नहीं दोस्ती करना चाहोगे ना जो बात बात में झूठ बोलते हो। समझ गए? तो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में मदद करती हैं वैल्यूज़। इस प्रकार से हमने वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये जन्मजात होती हैं या फिर बाद में इन्हें हम अडोप्ट करते हैं? मतलब जन्म के साथ ही ये वैल्यूज़ आती हैं या फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, कैसी परवरिश मिली है, कैसे दोस्त हैं, कैसे माँ बाप हैं, कैसा स्कूल है, कैसी सोसाइटी है, उस बात पर डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ कैसी हैं। इसका आंसर देखो ये है, वैल्यूज़ जन्मजात भी होती हैं, यानी कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर देखो कुछ वैल्यूज़ जेनेटिक होती हैं बचपन से ही, मतलब उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला लेकिन फिर भी उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ वैल्यूज़ इनकलकेट भी होती हैं, यानी समय के अनुसार किसी भी इंडिविजुअल में कुछ वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं, इनकलकेट की जा सकती हैं। तो समाज में वैल्यूज़ इनकलकेशन का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स को प्रेरित किया जाए कुछ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए, जैसे सरदार भगत सिंह जैसे दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हम चाहते हैं ऐसी वैल्यूज़ हमारे बच्चों में भी होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि उन बच्चों में ऐसी वैल्यूज़ हम इनकलकेट करें, डालें, ताकि वो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की तरह बन सकें, मतलब समाज में जो महान लोग हुए हैं उनकी तरह बन सकें। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि वैल्यूज़ को इनकलकेट करना क्यों ज़रूरी है, देखो आपको इनकलकेट वर्ड में तो कोई परेशानी नहीं है ना। इनकलकेट वर्ड का हिंदी में मतलब होता है मन में बिठाना, मस्तिष्क में बिठाना। अगर हम बोलें कि किसी पर्सन में हमें ऑनेस्टी को इनकलकेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी पर्सन में ये डालना चाहते हैं कि ऑनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसके लिए ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। ये मतलब होता है इनकलकेट का। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि वैल्यूज इनकलकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 5 पॉइंट्स तो देखो आप सीधा सीधा ये लिख दीजिएगा वैल्यूज की इंपॉर्टेंस से संबंधित, कि वैल्यूज लाइफ में प्रायोरिटी सेट करती हैं, वैल्यूज बताती हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे कि चाइल्ड लेवल पर वैल्यूज को इनकलकेट करना आसान होता है, बाद में मुश्किल हो जाता है। और लास्ट बात आप ये लिखोगे कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है वैल्यूज इनकलकेट करके, मतलब बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।